दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स दिखाता हूँ, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ऐसे ही और भी। मतलब ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है, इसका अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो क्या आप बता पाओगे? जैसे 17 के बाद क्या होगा? 19, 19 के बाद क्या होगा? 23, 23 के बाद क्या होगा? 29 और उसके बाद क्या होगा? और उसके बाद भी क्या होगा? अगर आपने उसको भी पता कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? लेकिन ज़रा रुकिए, आपको कैसे पता चल रहा है कि अगला प्राइम नंबर कौन है और क्या आएगा? क्या आपके पास इसको पता करने के लिए कोई फॉर्मूला है? और अगर है भी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 1 लाख के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या आप बता पाओगे? शायद से नहीं। और चलिए कि अगर मैं मान लूँ कि आप एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो और आपने कोई ऐसे फॉर्मूले को डिस्कवर कर लिया है जो कि बताए, जो कि प्रिडिक्ट करे कि गिवन सेट ऑफ नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं और उनके बीच में अगला प्राइम नंबर क्या होगा, और अगर इसको पता करने के लिए आप कोई फॉर्मूला डिस्कवर कर लेते हो, तो विश्वास मानिए आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। आप इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर दोगे। जिस तरह न्यूटन, आइंस्टीन और गॉडेल का नाम है, उसी तरह आपका भी नाम होगा। मतलब आप प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम नहीं कर सकते। प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। अब इनके ब्यूटीफुल पैटर्न की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे और इसका थोड़ा डिस्कशन हम इस वीडियो के एंड में भी करेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिस मैथमेटिकल हाइपोथेसिस की हम बात करने वाले हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आप $1 मिलियन जीत जाओगे। जी हाँ, आज हम $1 मिलियन के क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम लोग रीमन हाइपोथेसिस की बात करेंगे, जो कि 7 मिलेनियम प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप $1 मिलियन जीत जाओगे। और हाँ, इस वीडियो में मैथमेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले मैं आपको जीटा फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि जीटा फंक्शंस क्या होते हैं। आप यह तो जानते ही होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस मैथमेटिक्स के ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें अगर आप कोई इनपुट देते हो तो वो फंक्शन हमको आउटपुट देते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स की प्लेस पर 2 रख दो तो आउटपुट आपको 4 मिलेगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में कई सारे फंक्शंस होते हैं और इनमें से ही एक फंक्शन है जीटा फंक्शन। इसकी डेफिनेशन रही आपकी स्क्रीन पर। जीटा एस इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एन की पावर एस। अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एस प्लस 1 अपॉन 3 की पावर एस प्लस 1 अपॉन 4 की पावर एस, और इसको और आगे एक्सटेंड करो तो 1 अपॉन एन की पावर एस। और क्योंकि एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन भी इनफाइनाइट सीरीज को दर्शाता है। अब इस फंक्शन से हमको डरना नहीं है, बल्कि इसको समझना है। यहाँ पर एक और चीज़ सामने आती है कि जब भी हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ दो टाइप की होती हैं, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ और एक डाइवर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट सीरीज़ वो होती हैं जो कि कन्वर्ज होती हैं, मतलब जिनकी कोई एक फाइनाइट फिक्स वैल्यू होती है। मतलब पूरी नंबर लाइन में कहीं ना कहीं पर उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी और वो कन्वर्ज करेगी। लेकिन डाइवर्जेंट सीरीज़ इनफाइनाइट तक चलती रहती है, मतलब इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। चलिए इसको जीटा फंक्शन से रिलेट कराते हैं। अगर आप जीटा फंक्शन में एस की जगह पर 2 रख दो तो आपको क्या मिलेगा? जीटा 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। क्या आपने इस सीरीज़ को पहले कभी देखा? आई थिंक शायद देखा ही होगा। दरअसल इसको हम बोलते हैं बेसल फंक्शन, और इसकी वैल्यू फाइंड करने का एक ब्यूटीफुल तरीका है। बट इसकी वैल्यू आती है पाई स्क्वायर अपॉन 6। मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 6 एक फाइनाइट वैल्यू है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नंबर लाइन में ये इस पॉइंट पर लाई करता है। और यहाँ से आपको ये भी मालूम पड़ रहा होगा कि कैसे एक इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइनाइट होता है। और ये क्यों है? क्योंकि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ है जो कि नंबर लाइन के इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। और वैसे भी आप देख सकते हो, जब आप 1 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। 1 को 3 स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू उससे भी कम होती है। 1 को 4 स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। मतलब वैल्यूज़ लगातार डिक्रीज हो रही हैं, तो पूरी सीरीज़ की वैल्यू को कहीं ना कहीं पर जाकर फाइनाइट वैल्यू को देना ही होगा। लेकिन हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। चलिए, अगर आप जीटा फंक्शन में एस की जगह पर 1 रखो तब क्या होगा? तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 टिल इन्फिनिटी। और ये क्या है? दरअसल इसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज़।
लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि दिखने में तो ये लग रही है कि ये कन्वर्ज होगी, लेकिन असल में ये है डाइवर्जेंट सीरीज़। अब कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है और कौन सी डाइवर्जेंट, इसके लिए मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक इंटीग्रल टेस्ट, और भी तरह तरह के टेस्ट होते हैं जिनकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली जीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप याद कर लीजिए कि जब भी एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यह सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। मतलब कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी जब भी एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। हमने यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स को कंसीडर नहीं किया। अगर एस की जगह पर -1 पुट कर दो तो यू विल गेट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल इन्फिनिटी। आप ऑब्वियसली ये देख पा रहे होंगे कि ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक तरीका है जिससे आप जीटा फंक्शन की मदद से इसको एक फाइनाइट वैल्यू असाइन कर सकते हो। और यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं रीमन हाइपोथेसिस की। बट वेट, अभी तक हमने क्या देखा कि जीटा फंक्शन में हमने सारी रियल्स वैल्यू को पुट किया, रियल नंबर की बात की थी। इसमें आपके सारे रैशनल और इरेशनल नंबर भी आते हैं। एस की जगह पर आपने रियल नंबर्स को पुट किया, लेकिन रीमन ने इसको और एक्सटेंड करने की कोशिश की। इसमें रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड किया, इमेजिनरी नंबर्स को भी ऐड किया। एस की जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट किया। चलिए थोड़ा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये है रियल नंबर लाइन। जितने भी नंबर्स असल में होते हैं वो सारे इसी लाइन पर मौजूद होते हैं, भले ही वो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, √2, √4, पाई, सारे रियल नंबर्स इसी लाइन पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए √-1 इस नंबर लाइन में कहाँ पर मौजूद है, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि यह रियल नंबर है ही नहीं। ये ऐसा नंबर है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर। तो अब इसको कहाँ पर लोकेट किया जाए? इसके लिए हम रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर सारे इमेजिनरी नंबर्स को लोकेट किया जा सकता है, जैसे √-1, √-2, √-3। और √-1 को हम आयोटा यानी कि आई से डिनोट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये प्लेन कैसा दिखता है। एक्स एक्सिस पर रियल नंबर लाइन है और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर लाइन है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं जिसको a + IB के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट रियल नंबर लाइन में आता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर लाइन में आता है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 + 3i, मतलब इससे आप क्या समझ जाओगे कि 2 इसका रियल पार्ट है और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। एक्चुअली 2 और 3 दोनों ही रियल नंबर हैं, लेकिन 3 इमेजिनरी पार्ट के संग है। आप सोच रहे होंगे कि इमेजिनरी पार्ट के संग मतलब क्या, ये बात क्या है? मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन 3 तो एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो फिर इमेजिनरी पार्ट में उसका रोल क्या है? दरअसल इमेजिनरी पार्ट रोटेशन को दर्शाता है। वह कैसे? यहाँ देखिए, रियल पार्ट आपने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया और इमेजिनरी पार्ट की जो भी वैल्यू होगी आपने उसको वाई एक्सिस पर ज्वाइन किया। तो आप इस एनिमेशन में देखिए कि इमेजिनरी पार्ट की वजह से यहाँ पर आपको रोटेशन दिख रहा होगा, और जब भी रोटेशन होता है तो एंगल्स भी होते हैं। अब ये चीज़ आगे आपके काम में आएगी। आप इसको थोड़ा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हो कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट किया जाता है। आई थिंक ये कोई बड़ी डील नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीमन ने क्या किया, अपना खुद का एक नया जीटा फंक्शन फॉर्म किया, जहाँ पर जो हमने पहले जीटा एस को देखा था, पहले वहाँ पर केवल रियल वैल्यूज़ होती थी, लेकिन रीमन जीटा फंक्शन में एस पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू होंगी, मतलब रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी होगा a + IB की फॉर्म में। अब पहले हमने क्या देखा था, जो हमारे जीटा फंक्शन में राइट हैंड साइड पर ग्रेटर देन 1 वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी कन्वर्जेंट सीरीज फॉर्म करती हैं। अब रीमन जीटा फंक्शन में एस की जगह पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट करते हैं, तो 1 को छोड़कर 1 के आगे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वह सारे कन्वर्जेंट सीरीज को फॉर्म करेंगे। उनकी वैल्यू फाइनाइट होगी। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 से ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्जेंट होगा, मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी। 1 जिसको मार्क किया गया है उसके राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जेंट सीरीज को फॉर्म करेंगे। बट जरूरी क्या है कि एस के रियल पार्ट को 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्क किए हुए रीजन में आपको कन्वर्जेंट सीरीज ही मिलेंगी। अब चलिए, अगर हम इसको ग्राफिकल एनिमेशन से रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी।
आप यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पैटर्न को देख पा रहे होंगे। नंबर 1 से ही आप ये देख पा रहे होंगे कि ये लाइन, ये कर्व ऐसे दिख रहे हैं कि इनको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर ऐसा देखने में लग रहा है कि ये पैटर्न अधूरा है, इसको पीछे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी सामने आती है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन। एनालिटिक का मतलब क्या होता है? एंगल से रिलेटेड। और कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू करना। मतलब इस चीज़ को हमको ऐसे कंटिन्यू करना है कि दो लाइंस के बीच में एंगल सेम बना रहे, चेंज ना हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स पार्ट रोटेशन को दर्शाता है, और जहाँ पर रोटेशन होगा तो वहाँ पर एंगल भी होगा। तो एनिमेशन में देखिए कैसे एंगल को मेंटेन करना है। अब एंगल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक साइन फंक्शन। साइन फंक्शन एंगल को मेंटेन करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन लगाने के बाद यह पैटर्न आपको कैसा दिखता है। रीमन ने जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड थे उसके डोमेन को पीछे की तरफ पुश करके हर रेंज में उस फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया, केवल एक वैल्यू को छोड़कर। और वो वैल्यू क्या है? 1। जहाँ पर फंक्शन पूरी तरह से अनडिफाइंड है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड ही होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? एस की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, और पुट करने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक हार्मोनिक सीरीज़ को फॉर्म करेगा, जो कि एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। मतलब आसान लैंग्वेज में यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 1 के राइट साइड में रीमन जीटा फंक्शन में फिक्स वैल्यू होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब नेगेटिव नंबर्स में हमने क्या देखा था कि वो हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज़ को फॉर्म करते हैं। तो हर एक फील्ड में, हर एक डोमेन में अगर वैल्यू डाइवर्जेंट भी हो तो कैसे उसको एक फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए रीमन जीटा फंक्शन में एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया गया है। और वो टेक्निक क्या थी? एनालिटिक कंटिन्यूएशन, जिसमें हमने फंक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने पर हमको उस रेंज में भी फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है जहाँ पर पहले वैल्यू डाइवर्जेंट थी, केवल एक वैल्यू को छोड़कर। और वो क्या है? 1। जब आप s=1 पुट करो तो क्या अब इसका मतलब s की जगह पर हम -1 पुट कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा करने पर रीमन जीटा फंक्शन में अगर आप s की जगह पर -1 पुट करते हो तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, जो कि आई थिंक आप सब जानते भी होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल इन्फिनिटी इक्वल टू -1/12। आई थिंक आपने ये रिजल्ट कहीं ना कहीं पर पहले ज़रूर देखा होगा। मतलब नेगेटिव वाले साइड में जीटा फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एनालिटिक कंटिन्यूएशन से हमने खुद से ही एक ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर दिया जो कि राइट साइड पर यही प्रॉपर्टी हमको दिखा रहा था। वैसे ही राइट साइड पर सेम टू सेम वह प्रॉपर्टी दिखाएगा, और इससे हमको वैल्यूज़ मिल जाती हैं। और ये वैल्यूज़ हमको कैसे मिलती हैं? उस फंक्शन के द्वारा जो कि हमने डिफाइन किया है। खैर, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैथ में थोड़े एक्सपर्ट हो तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, इसको समझ जाओगे कि ये कैसे आया। खैर, इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली रीमन हाइपोथेसिस जीटा फंक्शन के जीरो वैल्यूज़ के बारे में है। मतलब एस की किस किस वैल्यू के लिए जीटा फंक्शन आपको जीरो वैल्यू देगा, यही है रीमन हाइपोथेसिस। और यही है वो सवाल कि एस की किस किस वैल्यू के लिए जीटा फंक्शन जीरो होगा, यही है $1 मिलियन का क्वेश्चन। जब रीमन इसको सॉल्व कर रहे थे तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर कुछ जीरोज़ हैं जो कि पूरी नेगेटिव नंबर लाइन में दिख रहे हैं, और वह किस किस वैल्यू पर हैं? -2, -4, -6, -8। मतलब सारे नेगेटिव इवन इंटीजर्स की वैल्यू जीटा फंक्शन में पुट करने पर आपको जीरो मिलेंगे। और यह जो जीरो हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, कब आएंगे। इसलिए इन जीरोज़ को हम बोलते हैं ट्रिवियल जीरो। ठीक है, अब जरा 1 के राइट हैंड साइड में देखिए, मैंने क्या बताया था कि 1 के राइट साइड में जितनी भी वैल्यू होंगी वह सारी कन्वर्जेंट होंगी। मतलब कुछ ना कुछ उनकी फिक्स वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिवियल जीरोज़ मौजूद हैं, तो केवल एक रीजन रह जाता है 0 से लेके 1 के बीच में। और यह जो रीजन है इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल स्ट्रिप या फिर क्रिटिकल रीजन। यहाँ पर बचे हुए सारे के सारे जीरोज़ मौजूद होंगे। यहाँ पर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनकी रियल वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो। और इस क्रिटिकल लाइन के बीच में एक मिडिल लाइन मौजूद होगी जिसकी रियल वैल्यू 1/2 होगी। और रीमन हाइपोथेसिस का ये कहना है कि 0 से 1 की रेंज में जितने भी जीरोज़ मौजूद हैं, जितने भी नॉन ट्रिवियल जीरो मौजूद हैं, वो सारे इस क्रिटिकल लाइन, इस 1/2 वाली लाइन पर ही मौजूद होंगे। वो सारे जीरोज़ इस क्रिटिकल लाइन, इस 1/2 वाली लाइन पर ही लाई करेंगे। और यही है रीमन हाइपोथेसिस। हम जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में कई सारे जीरोज़ होंगे, लेकिन रीमन का ये कहना है कि जितने भी जीरो होंगे वो 1/2 वाली लाइन पर ही लाई करेंगे।
और अगर आप कोई एक ऐसा जीरो ढूंढ लेते हो 0 से 1 वाली रेंज में जो कि 1/2 वाली लाइन पर मौजूद ना हो, तो ये थ्योरम गलत साबित हो जाएगा और आप $1 मिलियन जीत जाओगे। और अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये हाइपोथेसिस सही है तो भी आप $1 मिलियन जीत जाओगे। मतलब अगर आप ये शो कर दो कि 1 से 0 वाली रेंज में जीटा फंक्शन जितने भी जीरो वैल्यू देता है वह सारे जीरो 1/2 वाली लाइन में ही मौजूद हैं, 1/2 वाली लाइन पर ही लाई करते हैं, तो ये थ्योरम सही साबित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई सारे जीरोस होते हैं, इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ जीरो होते हैं। और अगर आपने ये साबित कर दिया कि जितने भी जीरोस होते हैं वो सारी इसी लाइन पर मौजूद हैं, तो आप रीमन हाइपोथेसिस को प्रूव कर दोगे। और अगर आपने खाली एक ऐसे जीरो को पॉइंट कर लिया जो कि इस लाइन पर मौजूद नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में है या फिर इसके राइट साइड में है, बट उस लाइन पर मौजूद नहीं है, केवल एक जीरो, तो ये हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको सही साबित कर दो या फिर गलत साबित कर दो तो दोनों ही केस में आपको $1 मिलियन मिल जाएंगे। और रीमन का ये कहना था कि ये सारे नॉन ट्रिवियल जीरो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट इनका डायरेक्ट रिलेशन प्राइम नंबर्स के साथ है, प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। तो अगर रीमन हाइपोथेसिस सही हुई तो प्राइम नंबर्स के बारे में हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं, अगर मैंने इसके बारे में अभी बताया तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब था रीमन हाइपोथेसिस के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।